हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस एकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ नाम के इस नए इनिशिएटिव में, इस नए सीरीज़ में। दोस्तों, इंश्योरेंस जगत में आए दिन बड़ी बड़ी खबरें होती रहती है और अभी तो बहुत सारी खबरें हो रही है। कहीं पे एक्विजिशंस हो रहे हैं, कहीं पे नए ब्रांच ऑफिस ओपन हो रहे हैं या फिर कहीं नई कंपनी शुरू होते जा रही है। ऐसे तमाम सारी खबरों में से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य से, एकमात्र प्रयास से ये यूट्यूब चैनल की इंश्योरेंस न्यूज़ नाम की नई सीरीज़ है, जिसमें आज का प्रारंभ का वीडियो है वो है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2023। वैसे तो ये बिल पास होना चाहिए था इसी मानसून सेशन में केंद्र सरकार के, हालांकि किसी कारणवश ये पास नहीं हो पाया। तो फिलहाल ये बिल अभी आगे जाके विंटर सेशन में प्रपोज किया जाएगा इन पार्लियामेंट। तो ये बिल क्या है और इसमें क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जानने के लिए आज का ये वीडियो बना हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत उसके बाजू पे जो कि बेल आइकन है छोटा सा, उसे दबाएं ताकि समय समय पे आपको मेरे वीडियोस जब आएंगे तब पहले मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स लुक एट द व्हाट इज द न्यू इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2023। दोस्तों, वैसे जैसे मैंने अभी कहा कि ये बिल 2023 के मतलब अभी के मानसून सेशन में प्रपोज किया गया था फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, पर किसी कारणवश ये इसी सेशन में पास नहीं हो पाया। हालांकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये बिल पास हो जाए और इसका रूपांतरण तुरंत ही एक्ट में बदल जाए, बट किसी कारणवश जैसे मैंने कहा कि ये पास नहीं हो पाया। तो ऐसे बिल में क्या है कि जिसके वजह से ये बिल इंश्योरेंस सेक्टर को या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनलाइज करेगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये बिल वैसे देखा जाए तो इंश्योरेंस एक्सपर्ट की काफ़ी सारी राय है कि ये बिल सीरियसली विल रिवॉल्यूशनलाइज इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि इस बिल में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कि जिसके कारण इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नया दौर आ जाएगा, जिसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तमाम सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तमाम सारे जॉब्स क्रिएट होंगे और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा। दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ नेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विथ दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब रिड्यूसिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्योंकि क्या होता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेसिकली कलेक्ट करती है प्रीमियम्स फ्रॉम द पीपल एंड देन इट इन्वेस्ट इन आइदर कैपिटल मार्केट्स, जो कि इक्विटी होगा, डेट होगा, वैसे कोई तो, या फिर गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर आप लास्ट डिकेड में देखोगे ना, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी कम इंश्योरेंस कंपनीज ने एंट्रेंस किया। जो इंश्योरेंस कंपनी आज आपको एग्जिस्टेड दिखती है इन द मार्केट, वो बेसिकली एस्टेब्लिश हुए आइदर इन द एरा ऑफ 2000 और इन टिल द 2010। लास्ट डिकेड में जैसे देखेंगे तो एको जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ऐसे 2-4 गिने चुने यानी 10 के अंदर ही नए इंश्योरेंस कंपनीज आ गए। तो इंश्योरेंस कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, न्यू एंट्रेंट्स के लिए ये लॉ में काफ़ी सारे प्रोविजंस की गई है, जिसमें से पहली प्रोविजन ही डायरेक्टली इससे लिंक्ड है और वो है रिड्यूसिंग द 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को एस्टैब्लिश होना है, किसी ग्रुप को अगर उनका इंश्योरेंस आर्म एस्टैब्लिश करना है, तो अब तक का लॉ का प्रोविजन यही है कि 100 करोड़ या फिर उससे ऊपर मिनिमम इक्विटी कैपिटल चाहिए while establishing an insurance company। और वही उसका सबसे बड़ा रीज़न है फॉर नॉट एंटरिंग मेनी ऑफ द इंश्योरेंस प्लेयर्स, क्योंकि हर वक्त कोई तो 100 करोड़ या फिर उससे ऊपर का कैपिटल जुटा नहीं पाता है। हैंस गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए नए एंट्रेंट्स, नए नए इंश्योरेंस प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आए, जिसके कारण से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बेटर प्रोडक्ट इनोवेशन, कस्टमाइजेशन एंड काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जाएंगे। इसका ये पहला सबसे उद्देश्य है कि इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स आते जाएं, नए नए कंपनीज आते जाएंगे जो नए नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में,
एंड जिसके वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होंगी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें सेल्स फोर्स लगेगा, प्रोडक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन टीम रहेगी, और सबसे अहम बात, ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो लोग होते हैं डिज़ाइनिंग, जिन्हें नॉर्मली कहते हैं एक्चुअरीज, वो और उन लोगों की डिमांड बढ़ेगी। सो उनका पहला उद्देश्य ये है कि न्यू कंपनीज, न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आते जाएं। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है दैट कंपोजिट लाइसेंस स्कीम। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी एक इंश्योरेंस कंपनी को दूसरे कैटेगरी या फिर दूसरे क्लास के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सबसे पहले उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। यानी कि सपोज किसी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कोई मोटर इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट को इशू करना है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट को इशू करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकती। उसके लिए उसे सबसे पहले अप्रोच होना पड़ेगा IRDAI के पास टू ऑब्टेन अ नॉन लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस। मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है। यही केस नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी होता है कि वहाँ पे उन्हें अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में एंटर करना हो ना, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, दे हैव टू अप्रोच IRDAI, मतलब सेक्टरल रेगुलेटर, एंड देन उन लोगों को ना सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस अलग, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस अलग। इसके कारण से काफ़ी बार कोई अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ना मार्केट में, तो ये कंपनीज अपोजिट मार्केट में जाके नहीं ऑब्टेन कर पाएंगी, क्यों, या फिर वो उनकी तरफ से लॉस हो जाएगी, क्योंकि उन्हें वेट करना पड़ता है टिल दे गेट द लाइसेंस। और यही गवर्नमेंट चाहती है कि अब ये सब डिमोलिश हो जाए। अब हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से फिर से सेक्टर रेगुलेटर के पास जाएगी, मतलब IRDAI के पास जाएगी, उनसे वो लाइसेंस लेगी, तब वो जाके प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस कर देगी। इसमें बहुत सारा टाइम जाता है, कम से कम 3-4 महीने से। इसके कारण से एक तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है ही है, साथ ही साथ मार्केट को भी कोई नई प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। तो ये कंपोजिट लाइसेंस स्कीम क्या करेगी इंश्योरेंस सेक्टर की, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी whenever will gets registered with IRDAI will they get license from the IRDAI and registered with the ROC companies and will commence their operations। उस समय पे वो कंपनी को एक कंपोजिट लाइसेंस ही दिया जाएगा अभी आगे जाके, एंड देन वो जब चाहे तब एक प्रोडक्ट को इशू कर सकते हैं जो उनके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट में चल सकता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट में चल सकता है, और तुरंत ही वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएगी। ये दोनों के लिए बेटर होगा। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अगर कहीं आगे जाके कोई ऐसा प्रोडक्ट इशू कर दें जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड हो और उन्हें अपने पॉलिसी होल्डर को या फिर इवन फॉर द मार्केट ऑफर करना है, देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेम कर पाएगी। या फिर वो ऐसा कोई राइडर भी डिज़ाइन कर पाएगी जिसके कारण से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ साथ उस राइडर को भी एडिशनल बेसिस में उन प्रोडक्ट में ऑफर कर पाएगी। सेम केस फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अगर कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आगे जाके कोई ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़े या फिर कर रहे होंगे जहाँ पे वो कोई लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपोनेंट डालना चाहते हैं, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस के केसेस में मोटर एज वेल एज टर्म लाइफ इंश्योरेंस देना चाहते हैं एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देन वो दे सकती है अंडर द कंपोजिट इंश्योरेंस बिजनेस लाइसेंस स्कीम या फिर ये प्रोविजन के तहत। सो बहुत ही नए नए प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, इसके कारण बहुत ही इनोवेटिवनेस बढ़ेगा, एंड देन अल्टीमेटली इससे नेशनल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों भी हो जाएगा। ये था दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जानने से पहले ये भी आगे बात जान लो कि इसके कारण से ना थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा आपके अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन के केसेस में, स्पेशली फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में जो अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन है वो है 100%, 1:1 के पॉइंट में। बट वही लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में ना ये अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन आपका 150%। सो इट हैज़ अ चांसेस कि ये जो 150% का जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन है, जिसे नॉर्मली बोलते हैं ASM, ये घटा के नॉन लाइफ इंश्योरेंस की तरह 100% किया जाएगा। यानी
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी उतना रिस्क कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा जितना कि एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन करती है वाइल रनिंग देयर ऑपरेशंस, सो कि वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए। तो ये उसमें सब अपडेट है विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट लाइसेंस इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत। थर्ड थिंग, अभी थर्ड थिंग क्या है ये देखो। थर्ड थिंग में है कैप्टिव इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों मार्केट में अराउंड 23 या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं एंड अराउंड 35-40 के आसपास में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो अराउंड 60 के आसपास ही इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया के सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब हर एक कंपनी चाहे जितना भी समझे, कितना भी कस्टमाइज करे उनके प्रोडक्ट को, दे कैन नॉट मेक प्रॉपरली कस्टमाइज their प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रिस्क के प्रोफाइलिंग को कंसीडर करते हुए इंश्योरेंस कंपनी जितना भी चाहे वो पूरी तरह से कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को इश्यू नहीं कर सकती है। और उसके लिए ये लोग चाह रहे हैं कि हर एक बिजनेस हाउस विल एस्टैब्लिश देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड एज कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी। कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी ये ऐसी कंपनीज होती है जिनका पेरेंट कंपनी इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, HDFC Bank is the parent company of HDFC Ergo General Insurance Company. So, in the case of HDFC Ergo General Insurance Company, it is a captive insurer for HDFC Bank. यहाँ पे और एक डेफिनेशन है कैप्टिव इंश्योरर का कि ऐसे इंश्योरेंस कंपनी जो अपने पेरेंट्स को या फिर एसोसिएट्स कंपनी को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेशली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये कैप्टिव इंश्योरर्स होते हैं। ये बेसिकली बहुत सारी सर्विस उनके ही अपने ग्रुप में, जैसे कि पेरेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर्स, इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सारे कैप्टिव इंश्योरेंस को एस्टैब्लिश करना, देखो आप फर्स्ट फीचर से इनको लिंक करोगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि 100 करोड़ के लेस देन कैपिटल में भी कोई इंश्योरेंस कंपनी को एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है। और थर्ड प्रोविजन क्या दिया गया है, कैप्टिव इंश्योरेंस को, यानी अभी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस होंगे वो लोग अपने तरफ से नए नए इंश्योरेंस कंपनी को एस्टैब्लिश करते जाएंगे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया है, जैसे कि आपने देखा कि HDFC हो गया, कोटक ग्रुप हो गया, ICICI ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, ये सारे लोग तो है। बट इसके आगे जाके और सारे नए नए प्लेयर्स इसमें आ जाएंगे, इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे। सो कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली विल डिजाइन सच इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच contain a more and more customization and will suit to the business risk and risk profile of that group. So नए नए टाइप के और प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। ऑब्वियसली वो कोई सिर्फ बिजनेस, देयर ओन बिजनेस ग्रुप या फिर बिजनेस हाउस को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है। दे विल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट टू द मार्केट, पर उन बिजनेस के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आते जाएंगे उसके वजह से हर एक बिजनेस को एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर मिलेगा विच इज़ एडिक्वेट, सफिशिएंट एंड प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिजनेस रिस्क, सूटेबल टू द बिजनेस रिस्क, बिजनेस प्रोफाइल। ये कैप्टिव इंश्योरेंस को एस्टेब्लिश करने का मेन मकसद ही यही है कि नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स आ जाए एंड वो मोर एंड मोर कस्टमाइज हो जाए। और फोर्थ है इसमें जो कि लिंक कर रहा है इस इंश्योरेंस लॉ बिल को या फिर इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल को हुआ 2023 को, वो है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में धीरे धीरे सबसे बड़ी होती जा रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद तो काफ़ी सारे लोग इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं। बट स्टिल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया में पेनिट्रेशन जो है ना वो अराउंड 36% के आसपास ही है। यानी कि अभी भी रूरल, रिमोट एरियाज एंड विलेज एरियाज में हेल्थ इंश्योरेंस कवर उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। बट धीरे धीरे मीन्स IRDA ने जो माइक्रो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स लाए, और नए नए स्कीम्स आए, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ एक्चुअली प्रपोजेस वेरियस स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके कारण से ये कवरेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बट साइमल्टेनियसली
हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने के लिए अभी इसी बिल के माध्यम से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया जा रहा है। एंड द स्टेप इज health insurance companies can now deliver better healthcare services which are allied to their insurance business। मतलब हर एक की लाइफस्टाइल बेटर हो जाए, इसके लिए जो जो भी सर्विस देना पड़े हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपार्ट फ्रॉम देयर कोर ऑपरेशंस, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अभी दे सकती है। आइडियली ये कंसेप्ट इंडिया में कोई नई नहीं है, मीन्स थोड़े बहुत रूप से देखोगे ना तो ये इंडिया में कंसेप्ट धीरे धीरे पहले से ही है, बट इस बिल के बाद ये कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कैन नाउ प्रोवाइड वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक जिम्स हो गया, वेरियस हॉस्पिटल रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी, ऐसे बहुत सारी। उसके बाद इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि क्या होगा कि हेल्थ केयर सर्विस बेटर मिल रही है, इसके कारण से लोग हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करेंगे। जैसे ये हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया जाएगा, automatically that benefit will be provided to that policy holder, health insurance policy holder। Simultaneously ये बेनिफिट मिल रहा है, ये जब मार्केटिंग के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को बताएगी, simultaneously it will surge their premium income, especially first year premium income and again 1 year का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो रिन्यूअल प्रीमियम इनकम, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आ जाएंगे और साइमल्टेनियसली उन्हें काफ़ी सारे हेल्थ सर्विसेज भी मिलती जाएंगी लाइक ब्लड टेस्ट हो गया वगैरह वगैरह। सो जो अभी 36% के आसपास जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में है, दैट विल सर्ज ड्रामेटिकली बियॉन्ड 50% इन अपकमिंग ईयर्स। एग्जैक्टली कब ये तो पता नहीं है, बट फिर भी इन अपकमिंग ईयर्स 9-10 ईयर्स के बाद दिस विल सर्ज ड्रामेटिकली। और यही गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में मैक्सिमम लोग मस्ट बी कवर्ड। द पर्सन स्टेइंग एट लास्ट माइल मस्ट बी कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें और एक बात है, वो है एक इंश्योरेंस एजेंट्स, स्पेशली नॉन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को बोनस कमीशन देने का। अब ये बोनस कमीशन होते क्या है, तो जनरली दिस कंसेप्ट इज मोर एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, कि जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को कोई अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद या फिर कोई बड़ा बिजनेस लेने के बाद नॉर्मल कमीशन के साथ साथ बोनस कमीशन लिया जाता है, जिसकी वजह से ये एक इंसेंटिव तरह का वर्क करता है कि जहाँ पे वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आ जाए। एंड वही कंसेप्ट अभी वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। ऑल्सो इसमें काफ़ी सारे छोटे प्रोविजन है लाइक फॉरेन नेट ऑन कैपिटल में रिडक्शन, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए नए नए तरीके एट्सेट्रा। बट ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो कि इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 को बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। दोस्तों इससे पहले इस एक्ट में इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, व्हाइल the government wants to list the LIC on both the eminent stock exchanges in India। उसके तुरंत बाद 1 साल के बाद ही ये बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट लाने की तैयारी में है। फिलहाल लोकसभा यानी पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने से ये बिल लैप्स हो चुका है, बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन लोकसभा इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड बिकॉज ऑफ सेशन गेट्स एंडेड द बिल गेट्स लैप्स्ड। बट गवर्नमेंट फिर एक बार चाहेगी कि इसे विंटर सेशन में से ही पास किया जाए। सो इंश्योरेंस सेक्टर इज मच अवेटिंग फॉर दिस बिल गेट्स पास्ड एंड बिल गेट्स कन्वर्ट इनटू एन एक्ट। सो ये था इस सबसे पहले वीडियो में इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी अपनी राय इस इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल में क्या है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। और फिर से एक बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू का बेल आइकन को दबा के रखें, सो दैट जब भी मेरे वीडियोज़ आ जाएंगे आपको सबसे पहले और वो समय समय पे मिलते जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।